Hello student, welcome back to my channel that is Political Pathshala and this is part 2 of fundamental rights. Okay, part 2 of fundamental right. Okay, this is this is part number 2 of fundamental rights. So let's get started. तो हमने जो कल का लेक्चर था वो यहाँ पर हमने लेफ्ट किया था, यहाँ पे हमने रखा था अवेलेबिलिटी. So let's get started. No more discussion. अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट. यहाँ पर यहाँ पे बोल रखा है कि क्या हम फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हैं. तो यहाँ पे कुछ केसेस हुए थे, यहाँ पर एक प्रोविजन आया था. क्या मतलब इन्होंने रखा था कि क्या अमेंड हो सकता है हमारा फंडामेंटल राइट्स, मतलब फंडामेंटल राइट्स में क्या हम चेंजेस ला सकते हैं, नहीं ला सकते. ओके, तो शंकरी प्रसाद केस हुआ था 1951 में. यहाँ पर पार्लियामेंट के पास पावर दी गई थी कि वो आप फंडामेंटल राइट्स को आप क्या कर सकते हो, अमेंड कर सकते हो. फिर गोलखानाथ केस हुआ था 1967 में. यहाँ पर क्या बोला था, जो फंडामेंटल राइट गिवन अ ट्रांससेंडेंटल पोजीशन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंड. यहाँ पर बोल दिया कि आप फंडामेंटल राइट्स अमेंड कर सकते हो, पर यहाँ पर बोल दिया कि पार्लियामेंट ने कि यहाँ पे आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते. ओके. फिर केशवानंद भारती केस आया था 1973 में. यहाँ पर हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन निकल के आया था. मतलब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन हम फंडामेंटल राइट के बाद डीपीएससी पढ़ेंगे. डीपीएससी के बाद हमारा टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन. वहां पर लिस्ट दे रखी है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दीज प्रोविजन आर कम. तो वहां पर उन प्रोविजन को आप अमेंड नहीं कर सकते, उसमें आप चेंजेस नहीं ला सकते. ओके, तो यहाँ पे निकल के आता है कि हमें जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, वहां पर आप चेंज नहीं कर सकते. फिर मिलरवा मिल केस आया था जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिडिटी बता दिया था आर्टिकल 368 क्लॉज 4 एंड आर्टिकल 368 क्लॉज 5 एज दे आर. ये किसके अंडर में थे, जुडिशरी अंडर, मतलब ये जो जुडिशरी रिव्यू की उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इनको वैलिड बता दिया. ठीक है. फिर आई आर कॉलिन केस आया था 2007 में. यहाँ पर क्या है, लॉ प्लेस इन द नाइन्थ शेड्यूल फ्रॉम द डेट ऑफ केशवानंद भारती विद सब्जेक्ट टू जुडिशरी रिव्यू आ गए थे. ठीक है. तो आई होप इट इज क्लियर. यहाँ पे स्टूडेंट सीधा सीधा ये बात है कि यहाँ पे इन केसेस के थ्रू ये बताया गया था कि जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें आप अमेंडमेंट कर सकते हो या नहीं कर सकते. ओके. अब स्टूडेंट मैंने पार्ट पार्ट वन में बताया था कि कुछ राइट्स है जो सिटीजन को मिले हैं, कुछ फॉरेनर को मिले. तो ये मैंने आपको पूरा चार्ट बता दिया. इससे बाहर क्वेश्चन में से कुछ नहीं आएगा. ठीक है. तो ये जो राइट्स है ना, ये सिटीजन के पास भी हैं और फॉरेनर के पास भी हैं. ठीक है. ये जो राइट्स है ना, ये सिर्फ सिटीजन के पास है. तो आप एक याद कर लो, आपको दूसरा अपने आप याद हो जाएगा. इक्वलिटी बिफोर लॉ, प्रोटेक्शन रिक्वेस्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफेंस, life and liberty, elementary education, protects against arrest and detention, human trafficking, employment, sorry, prohibition of employment of children in factories, freedom of exercise, freedom of professional practice, freedom of managerialism, freedom from pay tax, freedom for attending religion institution for worship. Okay. अब ये जो राइट्स है ना, ये सिर्फ सिटीजन के पास. ओके. ये फंडामेंटल राइट्स की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए बेस्ड ऑन कास्ट जेंडर पर. ठीक है. इक्वलिटी, यहाँ पर आपको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलेगी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में. आपके जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं वो मेंशन है फ्रीडम से रिलेटेड, वो आपके आपकी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट किया जाए, स्क्रिप्ट को, कल्चर को, माइनॉरिटीज को. राइट ऑफ माइनॉरिटीज एस्टेब्लिश एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. ठीक है. ये जो राइट है सिर्फ सिटीजन के पास है, ये फॉरेन के पास है. क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी. तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग rights are available to citizen only. ठीक है. तो आपको ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है. ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्वेश्चन आएगा. और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे हम 18 से 24 तक.
After completing of this unit, you will find and you will realize that what I have told you, this is true. Okay, अब आर्टिकल 14 है। ओके, अब हम मैंने आपको बोला था कि पार्ट वन में हम सिर्फ ऊपर ऊपर मतलब पार्ट वन में हम पढ़ रहे फंडामेंटल राइट क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, हमारे कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, कौन से आर्टिकल हैं, कौन से आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या फीचर है। ठीक है, अब मैंने बोला था आपको पार्ट टू में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट गेट स्टार्टेड। आर्टिकल 14 क्या बोलता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के सामने सब बराबर है। ठीक है, आर्टिकल 14 क्या बोलता है कि नो पर्सन शैल बी डिनाइड ट्रीटमेंट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ कंट्री। मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी भी इंसान को मना नहीं किया जाए, मतलब हर इंसान को हमें इक्वल ट्रीट करना है, कानून के बराबर सब इक्वल है। ओके, ये जो राइट है ये सब, ये राइट लिबर्ट सिटीजन को भी है और फॉरेन के पास भी है, जो फॉरेन पीपल आते हैं, सेक्यूरिटी कॉर्पोरेशन, कंपनीज, रजिस्टर्ड कंपनी और एनी लीगल पर्सन टाइप सबको है। ठीक है, इसकी कुछ एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, एग्जेप्शन है। ठीक है, एग्जेप्शन मतलब छूट। ओके, ठीक है, तो एज पर आर्टिकल 361 जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नर ऑफ स्टेट है, वो आंसरेबल नहीं है कोर्ट में फॉर एक्सरसाइज ऑफ देयर पावर ड्यूटी। नो सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडर कैन बी अकर्ड कंटिन्यू अगेंस्ट देम इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग देयर टर्म ऑफ ऑफिस। मतलब कहने का मतलब ये है कि आर्टिकल 361 पावर देता है प्रेसिडेंट को और गवर्नर को कि वो आंसरेबल नहीं है कोर्ट में अपनी ड्यूटीज से, अपनी पावर से, और कोई भी उन पर सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलाई जाएगी जब तक वे पावर में है, जब तक वे ऑफिस में। ओके, आर्टिकल 361 बोलता है क्लोज, आर्टिकल 61 ए बोलता है नो क्रिमिनल एंड कोर्ट प्रोसीडिंग कैन बी अकर फॉर अ पर्सन फॉर पब्लिशिंग एनी सस्टेनेबल ट्रू रिपोर्ट ऑफ ईदर हाउस ऑफ द Parliament or state legislative. No member of Parliament, Article 105, and state legislative, Article 149, shall be liable to any court proceeding in respect of anything said, any vote given by him or पार्लियामेंट एनी कम्युनिटी। ओके, यहाँ पर क्या बोल रहा है आर्टिकल 361 ये बोल रहा है कि यहाँ पर कोई भी सिविल और कोर्ट प्रोसीडिंग नहीं होगी। ठीक है, ओके, और जो फॉरेनर सॉर्वेंट है, रूल है, एम्बेसडर हैं, डिप्लोमेट्स हैं, और ये उनको ना थोड़ी इम्यूनिटी दे रखी है। ठीक है, कि जब तक वो ऑफिस में है ना तो उनको उन पे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, उनको थोड़ी पावर दे रखी, इम्यूनिटी दे रखी। ठीक है, इम्यूनिटी बूस्टर। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 17 पढ़ेंगे हम। ठीक है, अगर 14 में कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज वी आर मूविंग ऑन आर्टिकल नंबर 15। ओके, आर्टिकल 15, 16 एंड 17, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 15 बोलता है कि कोई भी सिटीजन को हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे ऑन द बेस ऑफ जेंडर, कास्ट, रिलीजन और प्लेस ऑफ बर्थ। ओके, सेंटर प्रोविजन ऑल्सो बना रखी है वुमेन, चिल्ड्रन और सिटीजन फ्रॉम सोशली और इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस फॉर द अपलिफ्टमेंट। जैसे रिजर्वेशन हो गई, उनको फ्री एजुकेशन देना। ठीक है, और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। ओके, आर्टिकल 16 क्या बोलता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसने क्या प्रोवाइड कर रखा है कि सबको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, मतलब सभी को इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है कि सबको अपनी इक्वल, आप सबको अपॉर्चुनिटी कि वो अपने आप को डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अब अपने आप को अपनी कैपेबिलिटी, अपनी क्षमता के अनुसार वो एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं किसी भी पब्लिक ऑफिस में। ठीक है, अपॉइंटमेंट की जा सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे ये नहीं कि सिर्फ रिच रिच को अपॉर्चुनिटीज दे रखी, अपॉर्चुनिटी मतलब सबको मिलेगी। ठीक है, ठीक है, इसका प्रोविजन क्या है कि आपको सबको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब सब